Good evening, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. नमस्कार सर। Namaskar. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. सर हाँ जी बेटा। सर इस चैप्टर के बाद हम लोग बायो करेंगे या अगला अगला चैप्टर केमिस्ट्री का? क्या कह रहे हो? इस चैप्टर के बाद हम बायो करेंगे या चैप्टर नंबर 4 करेंगे? बायो तो खत्म हो गया। तब बायो तो खत्म हो गया। हाँ, बायो खत्म हो गया, नहीं सिर्फ सर, इंट्रोडक्शन बचा हुआ है। सर सम वन चैप्टर पूरा लेफ्ट है। अच्छा, सर 2 चैप्टर्स कंप्लीट एंड 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन है, उसमें हमने बस ह्यूमन का ही किया रिप्रोडक्शन, हाँ प्लांट तो का नहीं वही तो किया। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्शन बचा हुआ है आपका, बस बायो में प्लांट रिप्रोडक्शन इज लेफ्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो तो कट हो गया है। सर फिर लास्ट के 2 चैप्टर 15 एंड 16 एक आएगा, एक एक पेरियोडिक टेस्ट के लिए एंड एक टर्म 2 में आएगा। कौन से हैं वो? बायो के थोड़ी ना, नेचुरल रिसोर्सेज कुछ, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कुछ ऐसे है ना वो। तो वो फिजिक्स में तो नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, बायो में है। ठीक है बेटा। हाँ जी भाई, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो काफी पोर्शन कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, मेटल नॉन मेटल का ना विल सी। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो जाएगा फ्राइडे तक, और प्लस जो है आई थिंक मेटलर्जी वाला पार्ट जो है कुछ हम स्टार्ट करके कुछ पोर्शन हम उसका कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एंड देन फिर उसके बाद सर, ब्रेक के बाद ही होगा। हाँ जी बोलो। सर मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे 3-4, वो आपको पर्सनल पे। मैथ्स के क्वेश्चन देना बेटा। यस सर। हाँ तो मैथ्स करेंगे हमें ना आफ्टर 5 o'clock, तो पहले आपकी डाउट ले लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट डिस्कशन रहेगा। ओके चलो जी, मेटल नॉन मेटल बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर? हाँ जी, एनीवन? Malleability है ना। मैटेबिलिटी। Malleability is that the metal can be beaten or hammered into thin sheets. ठीक है, प्रॉपर्टी by which a metal can be beaten or hammered into thin sheet is called malleability. ठीक है, अगर आपने एक कोल लिया या डायमंड लिया, उसको आप हैमर करेंगे, है ना, it will not turn into thin sheet, but it will turn into small Shatter. pieces. So when we say metals are malleable, then non-metals are, non-metals के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? Brittle. Brittle. ठीक है, brittle is something which when under a force, है ना, turns into small pieces. So among malleable, which is most malleable? गोल्ड। Gold. Gold is most malleable, है ना। one coin of gold can be beaten down to cover the area of a room. एक गोल्ड कॉइन को आप लेकर इसको करके यू कैन मेक इट सो थिन दैट इट कैन कवर द फुल रूम। तो सिल्वर ऑल्सो इज वेरी मेलिएबल। अगर आप स्वीट्स देखेंगे तो स्वीट्स के ऊपर जो है सिल्वर फॉइल होती है ना, तो दैट सिल्वर फॉइल इज वेरी थिन अमाउंट ऑफ सिल्वर लेयर इज पुट। जो हाई एंड स्वीट्स हैं उनके ऊपर गोल्ड फॉइल भी लगती है,
ठीक है, काफी देर स्वीट्स है, and that very small amount of metal is okay if it's going into the body, ना थोड़ा बहुत आप गोल्ड जो है वो आपकी बॉडी में रहता है, and only thing is it should not be heavy metal, ठीक है, heavy metal नहीं है, till then it is okay. What is this property? Ductility. Ductility. ठीक है, so in general आपका metals are highly ductile. Ductile means you can beat it into thin wire, है ना, आप उसको अगर एक thin wire में convert कर सकें, that means it is highly ductile. Again, the most ductile metal is Gold. Copper. ठीक है, गोल्ड इनफैक्ट इतना ज्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से यू कैन मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर जस्ट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द मेलिएबिलिटी ऑफ द गोल्ड, है ना. कोई आप पास्ट में बता सकते हैं जहां पर गोल्ड को किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था? Rutherford experiment. Rutherford experiment, because it's highly malleable, so they could get very 1000 atoms. thin sheets. हाँ जी, sheet compromising of सर वो around गोल्ड प्योर होना चाहिए. pure gold is high. हाँ जी, pure gold होना चाहिए बेटा वो, ठीक है. गोल्ड में ना कॉपर मिलाया जाता है, that is to give it rigidity, है ना, to reduce its malleability. प्योर गोल्ड की जो ज्वेलरी है, that's very soft ज्वेलरी is there, है ना. आपने अगर प्योर गोल्ड का कड़ा बनाया है, वो कहीं पर हिट हो गया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर कॉपर इज मिक्स्ड, बट एक्सपेरिमेंट के लिए इट हैज टू बी प्योर गोल्ड. सर रोम के अंदर प्योर गोल्ड के कॉइन चेक करने के लिए उसको बाइट करते थे और अगर मार्क पड़ा तो ओरिजिनल गोल्ड होता है. दोबारा बोलो. सर रोम के अंदर सर गोल्ड कॉइन्स को बाइट करके देखते थे कि अगर वो एक्चुअली प्योर गोल्ड है या नहीं है. ओके, यस सर. अगर उसके अंदर कॉपर मिक्स है, सम अलॉय ऑफ कॉपर इज देयर, देन द बाइट मार्क विल नॉट बी लेफ्ट, ठीक है. सो प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट. पावनी माइक ऑफ रखो बेटा. So malleability is solid material's ability to deform under dash which stress? Tensile stress. Tensile is जहाँ पर आप longitudinal tension दे रहे हैं, that is your tensile stress. सर कंप्रेसिव भी कह सकते हैं ना? Compressive में वो sheet में convert होगा, that will come into this malleability. भैया आप compress कर रहे हैं hydraulic से, it will turn into thin sheet if it is malleable. And tensile में you are stretching it, है ना. Tensile stretch is used to check breaking load of wires. तो wires की किसी एक particular piece के ऊपर tensile stress दे apply कि वो wire कितना load bear कर सकती है. Any particular metal which has low ductility but high malleability? लेड. ठीक है, लेड की शीट्स आती हैं बेटा, बट लेड की वायर्स नहीं आती हैं. Name something, not metal, something which is highly ductile and malleable but not a metal. ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. Clay is a wrong answer. Clay से आप thin wire, thin मतलब उसको stretch नहीं कर सकते ना. Clay is not ductile. It's highly ductile and highly malleable. Chocolate is not ductile or malleable. Gold is ductile and malleable, but is a metal, है ना. And as such, kids don't love gold. Sir, is my answer correct?
नहीं, slime is wrong answer है ना. Slime is not something which is slime. Partially, I will say partially it is correct. It won't qualify as a solid. ये सर सेमी सॉलिड होता है. हाँ जी. Garv has answered correctly. Only one correct answer is that is by Garv. Answer is chewing gum है ना. Chewing gum is highly malleable, thin layer में convert कर सकते हैं, and highly ductile. Good one, Garv. Congratulations. Thank you, sir. हाँ जी. This property is Conductivity. 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 हाँ जी. So metals are good conductor of electricity. Non-metals are bad conductor. ठीक है. अब bad conductor में हमारा exception क्या है? Graphite. Graphite. Good conductor में which is the best conductor? Silver. Silver. And second number? Copper. Gold. Third? Gold. The gold. Aluminium. And fourth is gold. ठीक है. जहां पर मेटलॉइड की बात आती है, मेटलॉइड्स आर Semiconductor. सेमीकंडक्टर. ठीक है. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर. So semiconductor का मतलब सेमीकंडक्टर का मतलब है मेटलॉइड्स अंडर सर्टेन कंडीशन देन दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास. ऐसा नहीं है फ्रीली अलाउ कर रहे हैं. नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल सेमीकंडक्टर जो है दे डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, बट उसमें हम डोपिंग करते हैं. आप क्लास 12th में पढ़ेंगे है ना, एन डोपिंग एंड पी डोपिंग इज देयर. तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन देन दे अलाउ. स्पेशली सिलिकॉन की बात की जाए तो उसकी डोपिंग की जाती है. So let's not discuss in that in detail. Semiconductor means it allows electricity to pass only under particular condition, है ना. And that's a very big thing कि भी वो condition meet होगी तो electricity pass होगी वरना नहीं होगी. This is what property? Conductivity of heat. Conductivity of heat है ना. Metals are good conductor of heat, non-metals are bad conductor of heat. Which non-metal is good conductor of heat? Diamond. This property is, Anji, what is this property? Sir, soft. Melting point. Melting point है ना. चॉकलेट मेल्ट हो गई है. ठीक है. So metals in general have got high melting point except mercury which is liquid at room temperature. So mercury melting point is -39 degree. And then comes your alkali metals, that is group 1 के जो metal है lithium. सर हो सकता है चॉकलेट में कुछ नॉन मेटल हो. दोबारा बोलो. सर तो फिर जब चॉकलेट इजीली मेल्ट करता है तो हो सकता है चॉकलेट एक नॉन मेटल हो. ओके. यहाँ पर Chocolate में एक non-metal एलिमेंट्स नहीं, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. जब वो कंपाउंड बनते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे तक पूरी चेंज हो जाती है. देन दे आर नॉट द सेम थिंग है ना. मैंने एग्जांपल बताया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन स्पोर्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल and together they form compound H2O which extinguish fire. Totally change हो गई ना. तो जो चॉकलेट है वो एक कंपाउंड है ना. कंपाउंड्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्योर एलिमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. सर एक बार मेटल और नॉन मेटल का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एक और बार रिपीट कर देंगे. Exceptions बता दो. मैंने अभी बताया ही नहीं है कुछ. हमने तो सिंपल ये बोला है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन जनरल काफी हाई होता है. एक्सेप्ट में सबसे ऊपर जो है सबसे पहले हमारा आएगा ग्रुप 1 mercury. वाले हैं. हाँ जी. Mercury. क्या कह रहे हैं नमन? सर वो मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी नीचे सारे ग्रुप 1 के मेटल है ना. सारे गैलियम ग्रुप 1 का नहीं है आपका. ठीक है. ये ट्रांजिशनल उसमें है शायद. तो ये आपका ग्रुप 1 में है ना. फ्रैंकियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके ये सारे ग्रुप 1 के हैं. ग्रुप 1 के सॉफ्ट मेटल्स क्यों होते हैं और वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? ओके. मेटल्स जो है बेटा दे आर होल्डिंग ईच अदर विद मेटालिक बॉन्ड है ना.
और मेटेलिक बॉन्ड में ग्रुप 1 के जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोज आर आउट एंड उनका इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स नहीं बन पाता है। ओके सर। ठीक है, आप समझ रहे हैं? सोडियम है बेटा, जैसे यहाँ पर है ना, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट कर रहा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस इज सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग अराउंड, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और यहाँ पर ये एक प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं। तो जो बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन रही है। अगर जिंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, है ना, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है और जो अंदर में जो जिंक आयन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ओके सर। मेटल विद हाईएस्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन। टंगस्टन, है ना। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो टंगस्टन का सिंबल क्या है। सिद्धांत आपने गलत लिखा है, अनिकेत एंड समीक ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन का सिंबल इज W, है ना, कैपिटल में W। ठीक है, टंगस्टन कहाँ यूज होता है एनीवन? फिलामेंट ऑफ बल्ब। मरकरी फिलामेंट, इट हैज गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, thus it does not melt easily when lot of current is passed. And where else? सर रॉकेट रॉकेट नोजल्स एंड रिएक्टर Rocket लाइनिंग। nozzles and nuclear reactors. न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर भी सुपर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर टंगस्टन विल बी यूज्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस मेटल? Scroll up. गैलियम। 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 Helium. Thank you, sir. Sir? But it can also be cesium. Okay, cesium is very highly reactive. cesium बेटा आपका जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उससे फटाक से रिएक्ट करके इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो सोडियम, पोटेशियम, फ्रैंकियम, सीजियम, है ना, ऑल दिस आपका जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं दे आर ऑल स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर किए जाते हैं इनको? केरोसिन। केरोसिन। ठीक है, तो सीजियम को आप हाथ में रखोगे, हाथ में रखते ही वो बर्न करना शुरू करेगा क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। Okay, sir. सर हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट का नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस क्या होगा? नॉन मेटल्स में सभी का लो मेल्टिंग Carbon. पॉइंट होता है एक्सेप्ट फॉर कार्बन, है ना। इफ यू टॉक अबाउट कार्बन में जो एलोट्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल योर डायमंड इज देयर, डायमंड इज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके सर। सर लेड का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? इसका लेड का, यस सर। लेड का बेटा चेक करना पड़ेगा, नॉट श्योर बट मे बी समवेयर अराउंड 2500 डिग्री और सो। ओके सर। ठीक है, चेक करो, गूगल पे चेक करो। 327.5 सेल्सियस दिखा रहा है। 327 डिग्रीज, ओके। ठीक है, नॉन मेटल्स में जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ना दे हैव गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। So this is metal gallium is there which melts in hand. सर हाँ जी बोलो बेटा। सर ये जो मेटल है ये मरकरी भी तो हो सकता है क्योंकि मरकरी भी सिल्वर होता है। बेटा मरकरी को सॉलिड होने के लिए -40 डिग्री से नीचे जाना पड़ेगा, है ना। -40 से नीचे वाली चीज अगर आप अपने हाथ पे रखोगे, ठीक है, तो यू विल गेट दैट, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉस्टिंग, है ना। फ्रॉस्ट बाइट। हाँ, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का है बेटा।
सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, these are your group 1 है ना, alkali metals are there which are very soft and have got low melting points. Okay, and this is gallium is there in group 13. So non-metals have got low melting point in general except for carbon. सर कार्बन का एक एलोट्रॉप के लिए वैलिड है नहीं? कार्बन का हाँ बेटा, हर एलोट्रॉप जो है वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होल्ड करेगा. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर हीलियम जो है वो फ्रीज होती है या सुपर फ्लूइड बन जाती है -269 डिग्रीज के ऊपर? -272 पे ना हीलियम बिकम सुपर फ्लूइड है ना. हीलियम सर की वो तो विस्कोसिटी, सॉलिड बनेगी नहीं. हीलियम की विस्कोसिटी 0 हो जाती है and then helium will rise vertically up also provided it has got certain surfaces here. अगर ये ग्लास है बेटा, इस ग्लास के अंदर हीलियम है ना, हीलियम गैस जो है that's been converted into fluid at very low temperature of -272 degrees and high pressure. तो ये फ्लूइड बनने के बाद जो है this by itself it will have low viscosity, it will get attracted by these atoms and it will start pouring out. ये अपने आप pour out करना शुरू कर देगा. और It सर इसके becomes super ग्लास fluid. के बीच में से भी नीचे से भी जाने लग जाता है ये. हाँ जी. सर सुपर फ्लूइड क्या होता है? बस सुपर फ्लूइड इज फ्लूइड विच हैज गॉट 0 विस्कोसिटी ना. ये सुपर फ्लो मतलब वेरी इजी फ्लो कर रहे हैं. जैसे आपका हनी है, it has got high viscosity, water has got low, oil has got more lower viscosity is there, and fluid with 0 viscosity, that is your superfluid. सर लिक्विड नाइट्रोजन सुपर फ्लूइड होता है? नहीं बेटा, ये प्रॉपर्टी आपका हीलियम के साथ है when it is close to 0 केल्विन है ना, एब्सोल्यूट 0 के क्लोज जब आ जाता है वो. सुपर फ्लूइड हीलियम, यहाँ पर स्लाइड थी ऑलरेडी. मेटल्स ये समझ में आया सुपर फ्लूइड वाला? यस सर. नॉट वेरी Yes, sir. इंटरेस्टिंग है. इस पे मतलब एक टाइम था व्हेन दे वर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च बट देन दे फाउंड कि इट इज नॉट समथिंग ग्रेट है ना. कुछ उसमें खास नहीं है ये. हाँ, सुपर रिसर्च में दे वर ट्राइंग टू मेक आउट कि भाई इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है. But once decoded, then they lost interest in that. So metals have got higher boiling point than non-metals है ना. अगर melting point higher है तो boiling point भी of course higher होगा. Again, this is of not much use. Something which turns solid into liquid state on heating. Chat box में आंसर करें. ऐसी क्या चीज है जिसको हीट करते हैं तो वो सॉलिड बन जाती है? हाँ जी, वेरी गुड. नियति, अनिकेत, तन्वी, अवनी, पार्थ शर्मा. That's it. 6. 6 में करवाया था सर. हाँ जी. No one else? Something which when heated up. नाम याद करने दो. नाम याद कर रहे होगे. हाँ जी, श्रद्धा करेक्ट. सर हिंट. Hint is you like eating it, but not everyone loves eating it. हाँ जी, इट इज एग है ना. आप एग को हीट अप करते हैं, फ्राइंग पैन पे हीट करें या बॉइलिंग वाटर में हीट करें, इट टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. सर डो को भी हीट करते हैं सर तो. हाँ जी, डो तो लेकिन ऑलरेडी वो सॉलिड ही है एक तरीके से. तो यहाँ पर एग वाइट जो है वो तो प्रॉपर लिक्विड है, हाई विस्कस लिक्विड. व्हेन हीटेड इट टर्न्स इनटू सॉलिड. ऐसा क्यों हो रहा है? सर पानी उसमें से इवेपोरेट हो रहा है या लिक्विड इवेपोरेट होकर पीछे सॉलिड छोड़ दे रहा है? नहीं, बॉईल करता हूँ तो मैं कौन सा क्या इवेपोरेट हुआ? कुछ भी इवेपोरेट नहीं हुआ. सर एग Evaporate सेमी लिक्विड है. नहीं, एग वाइट तो प्योर लिक्विड है और जो एग येलो है वो भी लिक्विड है बट विद वेरी हाई विस्कोसिटी. एनीथिंग व्हिच व्हेन हैंग ड्रॉप्स इनटू द
फॉर्म्स अ ड्रॉपलेट, है ना, किसी चीज को आप फनल में अगर रखते हैं वो फनल से पास हो जाए ड्रॉपलेट की फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड लिक्विड. देयर इज वन लिक्विड, है ना, व्हिच इज अंडर द लॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, and I have to check what's the name of that सर वो तार particular की तरह होता है, material. कोल तार की तरह है, हाँ, कोल तार की तरह है वो. उसकी ड्रॉप Every 14 years one drop comes out, so that's being named not as solid but most viscous liquid. सर नेम क्या है? नेम देखना पड़ेगा बेटा, गूगल करो एक बार, मोस्ट विस्कस लिक्विड वन ड्रॉप इन फ्यू इयर्स, है ना, और लॉन्गेस्ट एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट. 14 इयर्स में आता है वो. हाँ जी, हाँ जी. सर पिच सर ड्रॉप एग्जैक्ट 14 इयर्स में आता है वो. ओके. हाँ जी, क्या नाम है आप? सर पिच लिखा है यहाँ पे सर, पिच इज द मोस्ट यस विस्कस. सर. PITCH. सर PITCH. सर बिटुमेन दिखा रहा था. सर बिटुमेन, एस्फाल्ट और टार. Bitumen, asphalt and all. Okay, ठीक है. It's more of coal tar only, and it turns into one droplet in 8 years, 10 years, 14 years, like that. चलो जी. सर हनी भी बहुत विशियस है. हाँ जी, honey is very viscous. Okay, so सर पिच टार. pitch tar. Okay, this is what property? सर विस्कोसिटी. डेंसिटी. Density, not the viscosity. Density, है ना. These are immiscible liquids with different density, and thus they are floating on top of each other. सबसे ऊपर में जो लैम्प ऑयल है वो least dense है, और सबसे नीचे में जो हनी है that is most dense. ठीक है. So metal in general are very dense except is group 1 element. Group 1 element जो वो ज्यादा डेंस नहीं होते हैं. नॉन मेटल्स दे हैव गॉट वेरी लो डेंसिटी, है ना. जो गैसियस फॉर्म में उनकी डेंसिटी तो एज सच वेरी वेरी लो हो गई, है ना. बट एक्सेप्शन इज डायमंड. डायमंड हैज गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी, एंड आयोडीन. आयोडीन हैज आल्सो गॉट वेरी हाई डेंसिटी. ठीक है. सो मेटल्स में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑफ ऑस्मियम फॉलोड बाय गोल्ड. Osmium has got highest density followed by gold. Exception is group 1. Group 1 के जितने भी हमारे elements हैं वो इस exception में आएंगे. They all float on water. Group 1 के elements की density जो है that is less than density of water. Non-metals in general have got low density is there. ठीक है. सभी नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट फॉर आयोडीन. ठीक है. और लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बेटा सबसे छोटा एटम है, एलिमेंट. सो मैनी एक्सेप्शंस में आपका आयोडीन है and कार्बन. diamond has got very high density. चेक करें एक बार डायमंड की डेंसिटी कितनी है. सर 3.5. 3.51 grams per centimeter cube. 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सर कम है. कम तो नहीं है. सर वो पर सेंटीमीटर वो क्यूब है. बस ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. हाँ, उसको केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हमने. कैसे करेंगे? 3.51 ग्राम बाय सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. This becomes 3.51. 1 gram is 1 kg by 1000, and 1 centimeter is 1 meter by 100. ठीक है. इसको सॉल्व कर लें. You will get your answer in kg meter cube. सर वो 3.5 टन्स आएगा. 3.5 टन्स पर मीटर क्यूब. क्या चीज? 3.5
सर 3500 kg per meter cube. हाँ जी, तो मैंने वही लिखा हुआ है 3510 kg Yes, per sir. meter. ठीक है, आगे बढ़े. देख से नोट कर रहा हूँ। ओके. सर डन। Done. यस सर। Then we have got few terms are there: heavy metal, noble metal, precious metal. ठीक है, heavy metals are metals with high atomic number. ठीक है, इन सब metals का जो atomic number है काफी high है. Plus they are found in significant quantity also. ऐसा नहीं है कि बहुत rare metal है. Rare metals are जो बहुत ही rarely आपको मिलेंगे. ठीक है, so heavy metal के अलावा terms जो use होती हैं those are rare metals found in traces. जैसे अर्थ क्रस्ट पर जो है सबसे ज्यादा आपको एल्यूमिनियम मिलता है बेटा, एल्यूमिनियम है ना. दिस इज अराउंड 8%. अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम. देन सिलिकॉन इज देयर. बट ये रेयर मेटल जो है दीज आर इन ट्रेसेस, है ना, नॉट सब्सटेंशियल अमाउंट. तो रेयरेस्ट मेटल अगर आप चेक करेंगे दैट यू मे फाउंड की, आई कांट रिकॉल विच इज दैट, बट इट्स हाफ अ केजी इन फुल अर्थ क्रस्ट. पूरे उसमें हाफ केजी बस अवेलेबल है. ठीक है, देन यू हैव गॉट हैवी मेटल के बाद, हाँ जी शायद है ना, कांट रिकॉल. सर फ्रांसियम है. ओके, कितना अवेलेबल है, कुछ लिखा है? रेयरेस्ट मेटल चेक करो उसमें सर ना. यहाँ पे रोडियम लिखा है। इट्स ऑल सर सेम. सर बट फ्रांसियम है सर, उसकी सर वो स्टेबल मेटल नहीं है, तो सर हाँ जी. रेयरेस्ट स्टेबल मेटल टैंटेलम है. ओके, हाँ सर ये तो फ्रैंकियम सर एंड टैंटेलम सीजियम. नहीं है सर, टैंटेलम अनस्टेबल है, उसकी हाफ लाइफ है 22 मिनट्स. सर हाफ लाइफ 22 मिनट्स तो फ्रांसियम की है. ओके, 1 मिनट है ना, जस्ट लीव इट ऑन दिस है ना. हमें तो सबसे रेयर मेटल पता करना है. अब चाहे वो हाईली रिएक्टिव है या नहीं है, भाई वो हाईली रिएक्टिव है इसीलिए वो सबसे ज्यादा आपका रेयर है. ठीक है, अगर फ्रैंकियम, सीजियम, रुबिडियम इनकी बात करेंगे, ये आपका ग्रुप 1 के मेटल्स हैं. और ग्रुप 1 में दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव इन अ सेंस ये फटाक से ऑक्सीजन के साथ और आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कौन सी है? रेयर मेटल्स एंड देन इज प्रीशियस मेटल. प्रीशियस मेटल्स हैं जिनकी जो है मेटेलिक वैल्यू जो है वो वेरी हाई है. पीपल लाइक टू स्टोर, like to invest in them or convert their currency in form of these metals, है ना. Example is gold, silver, platinum, and then you have got noble metals are there. Noble metals are, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेस रिएक्टिव. हाँ जी, highly unreactive. तो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव है. इसमें एग्जांपल कॉपर, गोल्ड आ जाएगा। हाँ, इसमें ये प्रीशियस वाले तो हैं ही हमारे एग्जांपल है ना. दैट इज गोल्ड, सॉरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर देयर. ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा आपका जो ऑस्मियम है, ठीक है, फिर आपका इरिडियम है, दीज ऑल आर हाईली अनरिएक्टिव. ठीक है, रुबिडियम इज ऑल्सो देयर. सर हाँ जी, क्या कोई रेडियो एक्टिव मेटल है?
रेडियो एक्टिव है, बहुत सारे हैं, यूरेनियम इज देयर। थोरियम। सर ये हाँ फोटो क्या बता रही है? हाँ जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी टेंसाइल शो कर रहा है? स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। सर पीटी किसको प्लैटिनम? पीटी इज प्लेटिनम। ओके सर। डन। यस सर डन। ओके ठीक लिखना था। बेटा, ये सब आपको हैंडआउट में मिल जाएगा। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो दैट थिंग शुड नॉट ब्रेक। ठीक है। सो मेटल्स इन जनरल हैव गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सेप्शन इज सोडियम। ठीक है। मरकरी तो मरकरी। लिक्विड है अपने आप में, है ना। मरकरी हैज गॉट नो डेंसिटी। ठीक है, मरकरी में जीरो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज देयर। तो सोडियम, पोटेशियम, दीज आर एक्सेप्शंस आर देयर। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर तो कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है टेनेसिटी इज देयर, है ना। 1 मिनट। टेनेसिटी, जो मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ में जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर आप जितना वेट डालोगे, वो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वेट इनफैक्ट जो है वो बियर कर सकता है। अगर आपने एक रॉड लिया है बेटा आयरन की, और एक रॉड लिया है आपने लेट्स से सोडियम की, अब आयरन पे यहाँ पर जो है इफ यू आर पुटिंग 50 केजी वेट, ठीक है, ये ऊपर से फिक्स्ड है हमारे स्ट्रक्चर में, तो दिस विल नॉट ब्रेक। बट यहाँ पर अगर आपने 50 केजी वेट लगाया तो ये यहाँ पर जो है बीच में से क्रैक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये। तो दिस हैज गॉट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस हैज गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। जो वायर्स हैं, लिफ्टिंग वायर्स हैं, दोज आर मेड अप ऑफ मटेरियल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, स्पेशली स्टील, हाई टेंसाइल स्टील। डन। यस सर। वन मिनट। बेटा 1 मिनट, है ना। आई थिंक गलत फाइल कॉपी हो गई है। सर मेटल्स के टेंसाइल स्ट्रेंथ के एक्सेप्शंस क्या थे? आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट प्लस मरकरी। Okay, you guys will have to wait for a minute.
चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया था, तो यहाँ पर मेटल्स की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट। सर आयरन इज ब्रिटल बट व्हेन फॉर्म्ड इट इज नॉट ब्रिटल, व्हाई सो? ओके नमन, जब बेटा नमन का क्वेश्चन है सर आयरन इज ब्रिटल, ठीक है, बट व्हेन फॉर्म स्टील इट इज नॉट ब्रिटल, व्हाई इज इट सो? तो आयरन एज सच जो अगर आप कास्ट आयरन लेंगे तो वो काफी ब्रिटल होता है ना, बट उसको जब आप कार्बन के साथ रिएक्ट करके ना एलॉय बनाते हैं स्टील, तो बेटा वो एलॉय की प्रॉपर्टीज है। आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि एलॉयज में ऐसा क्या होता है कि वो ब्रिटलनेस चली जाती है। ठीक है नमन। ओके सर। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है, सिंपल सी बात है, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, उनका एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट, है ना, दैट्स अ सॉल्ट ऑफ कॉपर, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर आर देयर। इसको जब मैंने पानी में मिलाया तो मेरे पास कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, उस कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में जो कॉपर के क्रिस्टल्स, मतलब जो कॉपर है, दैट विल बी गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसमें आप डालेंगे तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब वो कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है? वो मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये ज्यादा रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है, ये हम चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। इन जनरल आप ये जान लें कि ज्यादा रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, दैट इज इट इज मोर इजी फॉर इट टू गिव इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इजीली जो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एक फैमिली को अपना एक जो किड है ना, दैट दे हैव टू क्या बोलेंगे, फॉस्टर किड ना, मतलब दे वांट टू गिव समवन एल्स टू अडॉप्ट इट, है ना। तो किस फैमिली के लिए ज्यादा आसान है, जिसको एक किड देना है, डोनेट करना है, या सेंड इट फॉर अडॉप्शन, या जिसको 2 देने हैं, जिसको 3 किड्स देने हैं? किसके लिए ज्यादा इजी है बेटा? जिसको एक किट देना, जिसको 1 किड देना है उसके लिए ज्यादा आसान है। किस फैमिली के लिए ज्यादा आसान है? जिस फैमिली में ये किड जो है ये ज्यादा क्लोज है, या फैमिली से ये किड ज्यादा दूर है? जिसके ज्यादा दूर होगा उसको देना आसान है बेटा, है ना। अ फैमिली कैन गिव अवे द किड इफ द किड इज सिंगल एंड दैट किड इज नॉट क्लोज टू द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे सोडियम की, सोडियम में 2, 8 एंड 1, ठीक है, ये आ गया आपका। और आप बात करेंगे आप लेट्स से पोटेशियम की, है ना, पोटेशियम इज 2, 8, 8 एंड 1। किसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम। पोटेशियम कैन गिव इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। और यहीं पर फिर रुबीडियम की बात करेंगे, 2, 8, 18, 18, 8 एंड 1, है ना, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस इज रुबीडियम इज देयर। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में सिर्फ पहले वाला ग्रुप देखेंगे, तो पहले वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये एलिमेंट जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। और इन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिनका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर होगा। तो फ्रैंकियम इज मोस्ट रिएक्टिव, देन इज योर सीजियम, रुबीडियम, देन इज योर कैल्शियम, सोडियम, लिथियम। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इज योर फ्रैंकियम, बट फ्रैंकियम और सीजियम में hardly any difference is there between reactivity. So when it comes to reactivity series, we say francium and cesium are the most reactive. ठीक है,
जो हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे उसमें किन मेटल्स को इंक्लूड करेंगे? वो मेटल्स जो जनरली हम लैब में यूज करते हैं। अगर हमने मेटल्स के नाम पर सारे 94 मेटल्स को हमने ऊपर से नीचे लिस्ट डाउन कर दिया तो इतनी बड़ी लिस्ट का फायदा क्या है जब वो मेटल्स एक्चुअली यूज ही नहीं होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में वी लिस्ट डाउन मेटल्स विच आर इन जनरल यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है आपका नंबर 1 विल बी पोटेशियम, है ना। सीजियम, फ्रैंकियम ये हार्डली मिलते हैं भाई, इनको हम फिर इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा बताओ? सर सोडियम। सोडियम, है ना। लिथियम वापस इतने अबंडेंस में है ही नहीं जिसको हम यूज करें हमारे उसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाओ, बेरियम थोड़ा थोड़ा यूज होता है। बेरियम के बाद कौन सा आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम विल बी देयर। ठीक है, उसके बाद जिसके 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दैट इज एल्यूमिनियम विल बी देयर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आफ्टर दैट is your zinc, then is iron, cobalt, nickel। ठीक है, अब यहाँ पर आप लॉजिक मत ढूंढना, लॉजिक आपको क्लास 11th और क्लास 12th में मिलेगा इसका लॉजिक, है ना। ये ऐसा क्यों है? these are ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आप 9th में आप जो हमने पढ़ा है जो एनर्जी शेल पढ़े, तो वहां पर आप जो इनके SPDF है ना, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप जानेंगे कि गोल्ड इतना स्टेबल और अनरिएक्टिव क्यों होता है। अभी तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में आप समझे, तो एल्यूमिनियम के बाद इट इज जिंक, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। देन कम्स योर टिन एंड लेड। ठीक है, देन इज योर टिन एंड लेड, टिन एंड लेड। ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके बाद डाउन द लाइन देन यू विल गेट योर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, दिस फॉर्म्स योर रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव इज फ्रैंकियम, सीजियम, रुबिडियम, बट we don't write them, they are very rarely found. So we have got is potassium, sodium, then is your calcium, magnesium, aluminium। ठीक है, ये सारे के सारे कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बन को इस लिस्ट में क्यों डाला है? नॉन मेटल है फिर भी, तो ये हम पढ़ेंगे, मेटलर्जी वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में, बट अंडर द टाइटल ऑफ मेटलर्जी। कार्बन के बाद कौन सा आएगा? एक मिनट, कार्बन के बाद इट विल बी योर जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड निकल इज मोर और लेस सेम, एंड देन इज योर टिन, लेड। लेड एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम, है ना। एंड उसके बाद इज योर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, जहां पर कोई मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। गुंडागर्दी में बोल सकते हैं, गुंडागर्दी में पोटेशियम सबसे बड़ा गुंडा है। कहीं पर सोडियम जो है वो अपनी वाइफ के साथ घूम रहा होगा, तो पोटेशियम उसको हटा देगा और खुद जो है वो बॉन्डिंग बना लेगा। हाँ जी बोलो सर। लिथियम से पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है? कम होगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बढ़ेगी बेटा आपकी। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। ओके सर। तो नॉन मेटल्स की भी होती है ना? हाँ जी, रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल्स कहाँ से हैं? यहाँ से आपका होगा, है ना। बट यहाँ पर जो है बोथ वे इट गोज, डाउनवर्ड ऑल्सो एंड लेफ्ट ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इज फ्लोरीन, देन इज क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद देन कम्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसको लिखेंगे, आगे लिखेंगे, पहले इसको मेटल को देखते हैं।
सर पीरियोडिक टेबल लिखनी है क्या जो आपने लिखा है अभी? ये सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज तो होनी चाहिए आपके पास, ये तो बाय हार्ट होनी चाहिए। सर इतनी डिटेल वाली नहीं है कि लेकिन मोस्ट ऑफ वाली है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बेटा ये तो सारे के सारे पता होना चाहिए। दिस ऑल आर रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड। इसको आप हटा सकते हो बस, ठीक है। कोबाल्ट निकल हार्डली यूज। टिन टिन भी है आपकी रिएक्शन में, लेड भी है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी नहीं है कहीं पर, मरकरी को आप हटा सकते हो बस। बाकी सारी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है आप जिसको हटा सको इसमें सीरीज में। ऑर्डर पता होना चाहिए इन सब एलिमेंट्स का, इनके अलावा किसी और एलिमेंट का ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको। बाय हार्ट होना चाहिए। स्कूल में हो गया ना, चैप्टर कराया होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज। या सर। यस सर। तो यही एलिमेंट्स होंगे या कोई एक दो कम या ज्यादा किए थे? सर ये यही थे, सेम यही थे ऑलमोस्ट। हाँ तो फर्स्ट चैप्टर में भी तो था। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज तो फर्स्ट में भी है। फर्स्ट क्या, मैं क्लास 7 क्लास 8 को भी कराता हूँ। चलो जी। 8th में तो टेबल दे रखी है पूरी। हाँ जी, ये आपका बेटा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैं आयरन नील डाल रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली आयरन नील जो है वो गैल्वेनाइज होती है, उसके ऊपर जो है जिंक की एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये नॉर्मल आयरन नील है। इस आयरन नील को जब मैं कॉपर सल्फेट में डिप करूंगा तो अभी जो आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाँ जी, तो आयरन क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर हैं उनको हटाकर खुद जगह ले लेगा, और ये जो कॉपर है ये कहाँ जाएंगे, दिस कॉपर विल गो एंड एक्यूमुलेट ऑन द आयरन नेल। तो थोड़ी देर में जो है इसका कलर जो है दैट हैज गॉन ब्लू से जो है इट हैज बिकम लाइट येलो, येलोइश ब्राउन। और जो आयरन नेल है इसका कलर जो है पूरा का पूरा येलो ब्राउन हो जाएगा, डार्क येलो ब्राउन। और इस आयरन नेल को जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर कॉपर, रस्टेड कॉपर है, मतलब उसको आप जो है टिश्यू पेपर से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। सो फुल कॉपर विल कम ऑन द टिश्यू पेपर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कौन सा बन गया, ये सॉल्यूशन जो है ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, समझ रहे? अब इसके अंदर जो है अगर आपने जिंक का पीस डाला है ना, जिंक का पीस, तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन इसके अंदर आपने गोल्ड पीस डाला या फिर सिल्वर का पीस डाला, गोल्ड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन आयरन, they will not be able to displace this. Following this part? यस सर। यस सर। So reaction of metal with the solutions of other metal salt. So zinc with copper sulfate. So we have got Zn plus copper sulfate. Now among this, zinc is more reactive. So this is your aqueous solution. अगर आपने aqueous नहीं लिखा तो आपकी इक्वेशन ये गलत है, ठीक है। This will give me ZnSO4 in aqueous plus copper as solid. सर एक्वस लिखना क्यों जरूरी है? एक्वस अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब है आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो ब्लू कलर के होते हैं बेटा, ठीक है। अमेजोन से आपको मिल जाएंगे, 50 रुपए का पैकेट आता है। इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के ऊपर आपने जिंक ग्रैन्युल्स डाल दिए, है ना। तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट कब हो रही है? ये डिस्प्लेसमेंट तब हो रही है जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एक बार इसके ऊपर वाली स्लाइड दिखाओ।
सर ये रिएक्शन तब भी फॉलो होगी अगर हम जिंक को लिक्विड फॉर्म में डालें तो? लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है? मोल्टन फॉर्म में डालना पड़ेगा आपको। यस सर। हाँ तो बिल्कुल होगी। मोल्टन फॉर्म में तो ये और विग्रस रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जिंक हैज गॉट मोर एनर्जी विद इट। ओके सर। क्या देखना चाह रहे थे बेटा आप? कुछ नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि जब मैं रिएक्शन देख रहा हूं आपको जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनके बीच में गैप ज्यादा है। जिंक प्लस आयरन सल्फेट, यहाँ पर गैप कम है। तो ये रिएक्शन जो है ये स्लो होगी और ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से कई गुना ज्यादा बड़ा गुंडा है और जिंक और आयरन दे आर फेयरली इक्वल बट जिंक इज स्टिल बेटर गुंडा। ठीक है, और सर सबसे ज्यादा स्लो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट होगा ना? हाँ दिस विल बी वेरी स्लो। ठीक है, दिस इज योर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, so this will give you copper nitrate and plus silver. यहाँ पर मिस्टेक क्या है? aqueous और solid। aqueous और solid। हाँ जी, स्टेट्स लिखने हैं आपको, है ना? सर सिल्वर की वैलेंसी 2+ नहीं होती? सिल्वर की कितनी होती है भाई? सर सिल्वर की 1 ही होती है वैलेंसी, 1+। ठीक है सिद्धांत। यस। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल है, इसको लिख लें। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ फर्स्ट 3 में लाई कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बस अगर इतना पता है आपको, दैट्स गुड इनफ। सर ब्रेक है? ना ना, नहीं सर, मैं गया हुआ था शायद चुपते इसलिए। ओके ओके, डन डन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के नाम पर हम 3-4 चीजें देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। डन। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर देख रहे हैं। मेटल का जो रिएक्शन वाटर के साथ है वो 2 स्टेज में होता है बेटा। पहले मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ये वही मेटल ऑक्साइड है जो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनता है। ठीक है, तो हर मेटल पहले मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, एंड then that metal oxide further reacts with water to form metal hydroxide। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन को then we will say that metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen gas। है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर। तो फर्स्ट स्टेज पे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड plus H2, and in second stage
this magnesium oxide will react with water again to give magnesium hydroxide. That's it. तो ओवरऑल आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट्स कैंसल्ड आउट. My reaction becomes magnesium plus 2 times of water gives magnesium hydroxide plus hydrogen. सर जो बट इसकी पहली वाली है वो गलत है क्या, मेटल ऑक्साइड वाली? दोबारा बोलो. जो रिएक्शन विद वाटर का जो पहला रेड वाला है, मेटल प्लस वाटर टू मेटल ऑक्साइड, ये गलत है क्या? सॉरी तुम्हारी आवाज ढंग से क्लियर नहीं आ रही है. किसी को समझ में आया क्या पूछ रहा है वो? ये जो पहला वाला है वो गलत है क्या? गलत तो कुछ भी नहीं है. जो मेटल दो ऑक्साइड स्टेज में भाई रिएक्शन इमीडिएट हो रही है. ठीक है, इमीडिएट क्या हो रही है कि ये बंदर से कबूतर बन रहा है और कबूतर से गधा बन रहा है. तो वो कबूतर वाली स्टेज बीच में जो है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट कर रही है. तो वो लेकिन कॉन्टिन्यूटी में रिएक्शन चल रही है ये. अच्छा ओके. सर वाटर तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, तो फिर ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड कैसे बनेगा मेटल का? सीधा हाइड्रोक्साइड नहीं बनना चाहिए? बेटा वो तो अपने मतलब के लिए जो है वो, जब आपका जो है अगर हम उसमें पोलर बॉन्ड देखेंगे ना, ठीक है, तो पोलर बॉन्ड में हमारे पास ये ऐसे आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर जो है दे आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर गेटिंग, दिस इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज. और फिर इसके बाद जब ये ऑटो आयोनाइजेशन करता है तो ये H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होता है. ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं. तो कौन है जो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा? इज इट 2 हाइड्रोजन और 1 मैग्नीशियम? तो देन यू विल गो टू रिएक्टिविटी सीरीज. तो हाइड्रोजन से ऊपर है मैग्नीशियम, वे अबव है, तो वो दोनों हाइड्रोजन को धक्का मार के वो कहेगा आई विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स. यस सर, ओके सर. ठीक है, और इसी रिएक्शन को आप देखो वैसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन, जब हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं Mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसको हटा देगा, है ना. देन यू आर गेटिंग MgOH ट्वाइस प्लस H2. फाइनल रिएक्शन तो वही आ रही है हमारी. कॉपी किया सबने? तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी ना ये 2 स्टेप्स में गिवन है. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स है ना, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो आप सिंपल जो है ये 1 लाइन में भी इसको रिएक्शन को आप दे सकते हैं. So metals more reactive than hydrogen react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, so this is not required. Okay, now comes different reaction है ना, different metals की जो reactions है with water. तो बेटा जिसके पास ज्यादा अगर हीट एनर्जी होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होंगे. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, दिस इज 1 मिनट. फ्रैंकियम एंड सीजियम, देन इज योर पोटेशियम एंड सोडियम इज देयर. ठीक है, ये जो है ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करेंगे. रिएक्ट विग्रसली. आर भी नहीं आएगा, वो भी ग्रुप 1 में है. हाँ आरबी भाई, इसको भी हटा दो यार, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना. कितने एलिमेंट्स डालेंगे, प्रॉब्लम तो ये है ना. सो रिएक्ट विग्रसली विद
इवन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के पास बहुत कम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, बट ये उनके साथ भी विग्रसली रिएक्ट करता है। अगर हॉट वाटर ले लेंगे तो सुपर विग्रसली। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, सो इसको ट्वाइस कर दें तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा और ये आपका ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर साथ में ये इतनी विग्रस रिएक्शन है कि सोडियम को ना ठंडक पड़ जाती है कि भाई हाँ इवेंचुअली मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, ठंडक पड़ गई तो उसकी जो सारी गर्मी थी वो कहाँ गई, वो बाहर निकल गई। ठीक है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गेटिंग इवॉल्व। और ये जो हीट एनर्जी है दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, सो सिग्निफिकेंट कि ये जो H2 है जो बाहर आ रहा है दिस कैचेस फायर। तो बेसिकली अगर आपने बेटा एक बीकर लिया है, उस बीकर में देयर इज वाटर इज देयर, और इस वाटर में आप जैसे ही सोडियम का पीस डालेंगे, ठीक है, सोडियम का पीस डलते ही जो है इसमें जो है रिएक्शन शुरू होगी और रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन गैस है ये हाइड्रोजन गैस है, साथ में हीट एनर्जी भी बन रही है। इन प्रेजेंस ऑफ too much of heat energy this hydrogen gas will immediately catch fire। और ये जो हाइड्रोजन गैस को फायर when it's catching, है ना, you will feel as if 1 minute, you will feel as if this sodium has caught fire, कि सोडियम में आग लग गई है। तो पानी के अंदर सोडियम का पीस डालते ही रिएक्शन शुरू हो गई, विद इन मिली सेकेंड आपका हाइड्रोजन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट एनर्जी बनी और इस हीट एनर्जी ने इस हाइड्रोजन गैस को बर्न किया। हाइड्रोजन गैस बर्न होते ही क्या होगा, फायर। फायर का मतलब है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का मतलब है सोडियम इज गेटिंग मोर हीटेड अप, वाटर अराउंड इट इज गेटिंग मोर हीटेड अप, द रिएक्शन विल बिकम मोर विग्रस। मोर विग्रस रिएक्शन का मतलब है मोर हाइड्रोजन मोर हीट। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक अ चेन रिएक्शन। तो इस चेन रिएक्शन में इट्स जस्ट नॉट द नॉर्मल फायर विच इज देयर, इट्स समथिंग लाइक एक्सप्लोजन इज देयर, कि थोड़ी सी हाइड्रोजन थोड़ी सी हीट उससे फायर, फायर से ज्यादा हीट, ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा हीट एनर्जी, ज्यादा बड़ी फायर, फिर ज्यादा हीट एनर्जी। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट। तो जब आप सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रैंकियम इनको पानी में डालते हैं, ठीक है, सो दे कैच फायर एंड एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव फायर, विग्रस रिएक्शन इज देयर। ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Thing is these are not in your syllabus. ठीक है, so this part is in your syllabus. Sodium and potassium. So question is why sodium and potassium are stored in kerosene oil? कोई बताएगा? Sir, because they react with oxygen. Not only oxygen, sodium and potassium are highly reactive in water. With water and sodium. with Oxygen. atmospheric oxygen and moisture, and thus stored in kerosene oil. ठीक है, अगर फास्फोरस की बात करेंगे, व्हाइट फास्फोरस, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है बट ऑक्सीजन से फटाक से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस को भी स्टोर इन वाटर। बट सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रैंकियम, all these are stored in kerosene oil.
Sir, what is the difference between white phosphorus and red phosphorus? बेटा these are called allotropes of phosphorus, है ना, इनमें बस बॉन्डिंग अलग वे में होती है, but they are all pure phosphorus. जैसे कार्बन है, बॉन्डिंग अगर उसकी चेंज कर दें कार्बन टू कार्बन तो डायमंड भी बन जाएगा, वो कोल भी बन जाएगा, वो ग्रेफाइट भी बन जाएगा. Yes, sir. Okay. ठीक है जी. अब यहाँ पर हमारे पास जो H2 गैस है, इसकी प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करते हैं? पॉप साउंड, सोप सॉल्यूशन पास कर पॉपअप टेस्ट. ठीक है, आप गैस को जो है सोप सॉल्यूशन से पास करें तो सोप के बबल्स फॉर्म होंगे, उन सोप्स के बबल के पास आप कैंडल लेकर जाएं तो वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे. दैट इज व्हाट इज पॉपअप टेस्ट इज देयर. राइट. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्टिविटी सीरीज में अगले नंबर पे कौन आएगा बेटा? कैल्शियम. Sir, calcium. ठीक है, कैल्शियम reacts with cold water but not vigorously. Why not vigorously? Because this is less reactive. ठीक है, तो रिएक्शन वही होगी. रिएक्शन क्या होगी? कैल्शियम plus H2O gives me CaOH twice plus H2. ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस कर लेना इसको, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंड दैट्स इट. ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आपको वो लिखना है फिजिकल स्टेट तो ये सॉलिड है और ये H2O तो लिक्विड होता ही है, ये आपका एक्वस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है ये CaOH ट्वाइस. ठीक है, और ये गैसियस है ये आपका. सर. हाँ जी सर, एक्वस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के बीच में फर्क क्या हो गया? बेटा H2O तो लिक्विड है ही, CaOH ट्वाइस जो है वो सॉलिड होता है. ये सॉल्ट है कैल्शियम का जो सॉलिड होता है, बट अगर पानी के अंदर मिला दिया तो ये पानी के अंदर घुला हुआ हो गया ना, तो वो एक्वस हो गया. ठीक है, कॉमन सॉल्ट ये सॉलिड है, H2O ये तो पानी है, लिक्विड है, और जब दोनों को मिला देंगे तो जो कॉमन सॉल्ट है आपका वो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा. मतलब ये एक्चुअली में इस रिएक्शन में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ओके सर. ये तो सर NaOH ही बना रहा है. अरे मैं वैसे बता रहा था यार आपको, ये NaOH थोड़ा बनाएगा. यहाँ पर पानी के अंदर नमक घोलते हो तो आप क्या बन जाता है, वो बेस थोड़ा बन जाता है, नमक वाला पानी तो बनता है. यस सर. ठीक है, क्वेश्चन इज बेटा मैंने आपको बताया था ना डेंसिटी में जो एल्कलाई मेटल्स है उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है. कैल्शियम जो है वो आपका एल्कलाई अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम की डेंसिटी 1.5 रहती है, 1.5 टाइम्स ऑफ वाटर डेंसिटी. सो डेंसिटी ऑफ कैल्शियम is more than density of water, but Ca usually floats in water. Why? सर क्योंकि वो हाइड्रोजन फॉर्म कर देता है और हाइड्रोजन स्टिक्स टू इट और वो ऊपर आती है. एक मिनट, हाइड्रोजन फॉर्म हुई फिर उसके बाद हाइड्रोजन इसके पार्टिकल्स पे स्टिक हो जाती है और फिर वो हाइड्रोजन ऊपर आती है तो उसके साथ ही पार्टिकल्स भी आ जाते हैं. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो एक चीज ये ध्यान दे बेटा, कैल्शियम को कोल्ड वाटर में आपने डाला तो यहाँ पर भी आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बट ये विगरस रिएक्शन नहीं है, मतलब ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती.
इतनी हीट एनर्जी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दे साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं हो रही है, उससे अगर हीट एनर्जी और नहीं निकल रही है, तो ये आपका बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने यहाँ पर कोल्ड वाटर की जगह आपने हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर में अगर आप कैल्शियम को डाल रहे हैं, ठीक है, तो इट मे स्टार्ट बर्निंग, है ना, डिपेंडिंग हाउ हॉट वाटर यू हैव टेकन। फिर वो जो मतलब आपका हॉट वाटर में जो है एज सच देयर इज सम हीट इज ऑलरेडी देयर, प्लस ये रिएक्शन से जो हीट निकल रही है, टुगेदर इट विल बी सफिशिएंट टू बर्न हाइड्रोजन गैस एंड दैट बर्निंग पार्ट विल बी देयर, ठीक है। या फिर आप सिंपल एक काम करें, पानी में कैल्शियम डालें, है ना, और उसके बाद एक माचिस की तीली लेकर कैल्शियम के ऊपर फेंक दें, है ना, तो हाइड्रोजन गैस जो उसके अराउंड है वो बर्न करेगी, रिएक्शन फिर अपने आप ही वो तेज हो जाएगी, देन विल कंटिन्यू बर्निंग, ठीक है। नाउ हियर फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जो है हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर में आपने जो है एक कैल्शियम का पार्टिकल डाला है, और ये कैल्शियम का पार्टिकल पहले पानी में सिंक करेगा जाकर, और पानी के अंदर जाने के बाद जो है एज सून एज यू विल पुट इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग, रिएक्शन में इसके अराउंड जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वो हाइड्रोजन के बबल्स इसके अराउंड स्टिक भी करेंगे, और हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो यहाँ पर ऊपर भी आएंगे, और ये जो बबल्स है, व्हेन सफिशिएंट बबल्स हैव स्टिक, है ना, विद इन 5 सेकेंड्स दिस कैल्शियम विल कम अप एंड इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, ठीक है। तो जो समिक ने बताया, दैट इज व्हाट इज द आंसर, दैट द हाइड्रोजन bubbles produced from the reaction sticks around the calcium and makes it float on the water. लिख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन लिखा क्या है? इफ क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ कैल्शियम is more than density of water, but still calcium floats in water. Why? So hydrogen bubbles produced on reaction with water sticks around calcium and make it float. ठीक है, 5 मिनट है ना, 5 मिनट में हम ये वाली वाटर के साथ प्रॉपर्टी फिनिश कर लेते हैं, देन विल हैव 10 मिनट्स ब्रेक एंड विल डू एरिया ऑफ सर्कल। डन, अंडरस्टूड दिस? यस सर। ये जो कैल्शियम के साथ है बेटा, ये वाला पार्ट जो ये मैग्नीशियम के साथ भी ट्रू है, ठीक है। मैग्नीशियम भी हैवियर होता है, बट पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है बेटा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आर योर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। They don't react with, no reaction with cold or hot water. No reaction का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो रिएक्शन है ना, नो रिएक्शन का मतलब है सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं है कि आप लैब में उसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। सो देयर मे बी यू नो, जैसे अगर आपने पानी में डाला बेटा, ये कैल्शियम को डाला, ठीक है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में कैल्शियम को डालोगे ये बबल्स आएंगे आपके, ठीक है। कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम को डालोगे ये बबल्स आएंगे आपके, और कोल्ड वाटर में आप लेट्स से जिंक को डाल रहे हो, ठीक है, तो मे बी वंस इन अ वाइल, वंस इन एवरी फ्यू सेकेंड वन बबल विल बी फॉर्म,
आयरन को डाल रहे हो, वंस इन फ्यू मिनट्स, है ना, वन बबल विल बी फॉर्म, और वंस इन फ्यू आवर्स वन बबल विल बी फॉर्म. Those reactions are becoming very, very slow, too slow to say that there is no reaction with cold or hot water. ठीक है. सर इसलिए इनको स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. हाँ जी, but show reaction with steam, है ना. स्टीम में उनके पास अपनी एनर्जी है. स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर and thus they react. अब यहाँ पर ना एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा लफड़ा है, मैं बता देता हूँ आपको. सर मैग्नीशियम आइस से बहुत ज्यादा रिगरसली वो मतलब रिएक्ट करते हैं. आइस के साथ मैग्नीशियम? यस सर. नहीं, ये कहाँ पढ़ा आपने? सर कोल्ड वाटर के साथ भी वो बहुत स्लोली करता है. हाँ, कोल्ड वाटर के साथ वेरी स्लोली, आइस के साथ तो इट शुड बी मोर स्लो. सर अगर मतलब सिर्फ मैग्नीशियम को अगर ऐसे डाल दे आइस में सर तब नहीं. सर अगर मैग्नीशियम को अगर बर्न करे आइस के. बेटा अगर आपने मेटल को हीट अप करके किया है तो वो रिएक्ट कर जाएंगे. जिंक को आप खूब हीट कर लें और उसके बाद आप उसको वाटर में डाल दें, जिंक विल रिएक्ट विद वाटर. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे एक बार, हाँ जी बोलो. सर अगर हम गोल्ड को बहुत हीट अप करके किसी उसके ऊपर वाले रिएक्टर से कराएंगे, जैसे कॉपर होगा, तो वो कर जाएगा उससे रिएक्ट? ना 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 ना, रिएक्टिविटी सीरीज तो वो मेंटेन रहेगी. आप समझे, जिंक जो है वो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, चाहे आयरन को जितना मर्जी हीट अप कर लें. ठीक है. मेन थिंग इज जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में लिख रहे हैं तो जिंक, आयरन, है ना, फिर हमारे पास निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन. अब ये देखो, ये आयरन जो है ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है ना. तो आयरन बड़ा गुंडा है, बट हाइड्रोजन से बड़ा गुंडा है, बट बहुत बड़ा गुंडा करके नहीं है. ठीक है. तो या तो आप हाइड्रोजन को हीट करें या आयरन को हीट करें, है ना, तो वो डिस्प्लेस कर देगा उसको, कि खूब सारी एनर्जी है, दारू पी रखी है तो डिस्प्लेस करना आसान है. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आयरन जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. हम कहाँ पर थे? हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे. ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम जो है अगर नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे तो एल्यूमिनियम आपका जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है. नॉर्मल कंडीशन में आपने एल्यूमिनियम फॉइल अगर रखी है टेबल पर, तो एल्यूमिनियम फॉइल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एयर टाइट. ये बेटा एयर टाइट एंड वाटर टाइट होती है. प्लस करो जो लेयर है ना, मतलब ये अगर आपका एल्यूमिनियम का पीस है, आपने इसको जैसे ही एयर में रखा तो इसके अराउंड जो है एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी. और ये लेयर जो है क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इसने एल्यूमिनियम ने. और जैसे ही ये लेयर फॉर्म हुई, अब ये लेयर जो है ये एयर टाइट है, मतलब कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है
वो अंदर वाली लेयर से रिएक्ट ही नहीं कर सकता। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये लेयर जो है ये हर मेटल में फॉर्म होती है। अगर आप सोडियम देखेंगे, सोडियम आपको शाइनिंग नहीं नजर आएगा, बट आप उसको जो है ब्लेड से कट करेंगे तो वो आपको शाइनिंग नजर आएगा अंदर का, क्योंकि सोडियम के बाहर जो है वो सोडियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बन गई है। थिंग इज कि बाकी जो मेटल ऑक्साइड की लेयर है वो इतनी ज्यादा स्टेबल और एयर टाइट नहीं होती है जितनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इतनी एयर टाइट है कि ये फर्दर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से, मतलब एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करने से मना कर देती है। ठीक है, अगर आपने एल्यूमिनियम के पीस को, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम का पीस लिया, उसको स्क्रैच किया, और स्क्रैच किया तो वो जो है फिर वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड लिख लें आप पहले। सर ऐसा मैग्नीशियम के साथ भी होता है? मैग्नीशियम के साथ बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो आप मैग्नीशियम को जब बर्न करना चाह रहे हैं तो पहले उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को आप सैंड पेपर से हाँ स्क्रैच करते हैं, है ना, ताकि अंदर वाला मैग्नीशियम जो है वो बाहर की ऑक्सीजन के साथ हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर सके। ठीक है, स्क्रैच्ड एल्यूमिनियम will react with hot water also. Aluminium reaction with hot water, जो कि बहुत रेयर केस में है, and steam is for a short duration. ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों होती है रिएक्शन? एल्यूमिनियम को आप स्टीम में अगर रखेंगे तो थोड़ी देर तक हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे, फिर बबल्स बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था मेटल की जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो दो स्टेज पर होती है। पहले स्टेज पर जो है वो आपका जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज सॉलिड and this is 3H2 gas is there. Now unlike any other मेटल है ना, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एंड दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दिस इज जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक है, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रेडिली रिएक्ट विद हॉट वाटर, है ना, इसको हॉट वाटर पे लिख लीजिए, स्टीम में फिर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्शन विद हॉट वाटर इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे ही आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड वापस बन जाएगी तो हॉट वाटर पे जो है वो फिर से वो रिएक्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इन दो रीजंस की वजह से वी से दैट एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। भाई रिएक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको स्क्रैच करें, स्क्रैच करेंगे तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट रिएक्ट करते ही वो वापस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, तो रिएक्शन वापस बंद हो जाएगी। तो मतलब एल्यूमिनियम हॉट वाटर के साथ बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक ही रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक ही रिएक्ट करेगा बस।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये एयर टाइट और वाटर टाइट होता है ऑक्साइड लेयर, इसलिए ये इसको कोरोजन से बचाता है। हाँ जी, ये नॉन पोरस है बेटा। तो आपका एल्यूमिनियम के ऊपर आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि पेंट हो रखा है ना। एल्यूमिनियम की चीजों पर रस्ट भी नहीं लगता। एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो आप किस चीज के लिए यूज करते हैं? फूड सर वगैरह के पैकेज लिए, फूड। पैकिंग फूड। एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, कोक के कैंस होते हैं, बट इन सब के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक नेचुरल लेयर होती है, इसीलिए वो वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एंड दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लें। इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, इनकी रिएक्शन जब आप बेटा स्टीम के साथ कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मेटल हाइड्रोक्साइड, you are only getting metal oxide plus H2 गैस। इसमें सेकेंड रिएक्शन नहीं हो रही है, मेटल ऑक्साइड की स्टीम से रिएक्शन जो है वो नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आयरन को रिएक्ट कर रहा हूँ स्टीम के साथ, तो या फिर this is forming your Fe2O3 plus 3H2। ठीक है, तो ये 3 है तो दिस इज 3, ये 2 है तो दिस इज 2। डन डन। यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इसके बाद कौन सा रह गया हमारा? टिन एंड लेड। ठीक है, सो टिन जो है बेटा reacts with steam when it is heated। टिन को रिएक्ट करने के लिए आपको टिन को भी हीट अप करना पड़ेगा और वाटर को भी हीट अप करना पड़ेगा। अगर लेड की बात करेंगे, लेड हैज गॉट ऑलमोस्ट सेम रिएक्टिविटी एज हाइड्रोजन, so lead does not react with water। और लेड के साथ साथ जो है आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। अब कुछ घरों में ना बेटा आपका देयर आर एल्यूमिनियम वेसल्स आर देयर, है ना। एल्यूमिनियम वेसल्स पहले तो बहुत ज्यादा यूज होते थे, बट स्टिल इन फ्यू होम्स दिस एल्यूमिनियम वेसल्स आर देयर, स्पेशली चाय बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम वेसल यूज हो रहा है बेटा, दिस इज सेफ। जब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनी हुई है तब तक ये सेफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए इसको कि ये आपका हॉट वाटर है और एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज आल्सो वेरी वेरी हॉट। ठीक है, बट इनकी रिएक्शन अभी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है दैट इज देयर एज अ प्रिवेंटिव लेयर। बट अगर किसी ने जो है चाय बनाते हुए यहाँ पर जो है बड़ा सा चम्मच जो है वो घुमा रहा है,
तो एल्यूमिनियम इज गेटिंग स्क्रैप्ड, और एल्यूमिनियम अगर स्क्रैप होगा तो एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, ठीक है, एंड दिस विल गेट ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, एंड फॉर लॉन्ग पीरियड दिस इज अनहेल्दी, ठीक है। सर वो जो बर्तनों पे सिल्वर करके मार्क हो जाते हैं, सिल्वर करके मार्क, हाँ बेसिकली आप देखो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ना, और आप उसमें वाटर हीट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के वेसल को भी हीट कर रहे हैं, और फिर अगर आप उसमें चम्मच भी घुमा रहे हैं तो चम्मच जो है अगर पानी में घूम रही है तो ठीक है, बट कई बार नीचे जो है चीजें लग जाती हैं तो आप नीचे चम्मच घुमा रहे होते हैं, तो जहां जहां चम्मच हिट होगी, स्पून हिट होगी, तो वहां पर जो है आपका वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्क्रैप हो जाएगा, और वहां पर रिएक्शन शुरू हो जाएगी बिटवीन हॉट वाटर एंड एल्यूमिनियम। वो रिएक्शन शॉर्ट लिव्ड होगी, बट स्टिल द सम रिएक्शन विल बी देयर, है ना, एंड दैट विल मेक टी में जो है ट्रेसेस विल बी देयर, तो वो ट्रेसेस विल बी अनहेल्दी। इसलिए एल्यूमिनियम वेसल्स में खाना नहीं बनाना चाहिए। दे हैव टू बी आइदर कॉपर का बेस होना चाहिए उनका, एल्यूमिनियम वेसल है बट कॉपर का बेस है, देन इट्स गुड। डन। यस सर। यस सर। यस ओके, हाँ जी, बस वन मोर पॉइंट, ठीक है, दैट इज नॉन मेटल्स don't react with water except नॉन मेटल्स ऐसा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ बेटा, बट अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो H+ हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर टोटल कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक एज इफ हाइड्रोजन इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर मैंने यहाँ पर रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन गैस के साथ कर दी, अमंग फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कौन ज्यादा बड़ा गुंडा है? फ्लोरीन ज्यादा बड़ा गुंडा है, तो वो ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है बेटा, समझे इस चीज को, बट फ्लोरीन के आगे नहीं टिकेगा वो, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज बिग शॉट, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को हटा देगा, तो फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को हटाया तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कौन बनाएगा? फ्लोरीन, तो HF एंड ऑक्सीजन जो है अपना अलग हो जाएगा, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, और आपका जो है ये 4 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 फ्लोरीन हो गए। दिस इज द रिएक्शन व्हिच विल बी देयर। फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ होगा, बारे बोलो। सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ होगा ना? हाँ, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी बेटा। सर ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है? हाँ जी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लेकिन HOCl बनता है। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन या फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरल एक अवेयरनेस होनी चाहिए। HOCl क्या होता है? हाँ जी, HOCl क्या होता है? HOCl बेटा ये आपका एसिड होता है ना, क्लोरस एसिड इज यार, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके सर। डन। यस सर। चलो जी, 8th class you can leave, class 10th you have a 9 minutes break, 5:35 will start, so we will discuss जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टेस्ट था, प्लस किसी ने मुझे डाउट भेजे थे, किसने भेजे थे बेटा? किस स्टूडेंट ने डाउट भेजे थे एरिया ऑफ सर्कल पे? We'll take few doubts also, ना, those are good questions, ठीक है, so 5:35 will resume। हाँ जी, class 8 can leave, 5:35 will resume। सर 5:40 कर लो।
40 कर यार पेपर बड़ा है ना, छोड़ो ना 535, ठीक है। ओके
हाँ जी बेटा जी।